नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सच में हमारे साथ दिल्ली से उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। लखेड़ा जी 4 दशक से संसद कवर कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी कवर कर रहे हैं। दिल्ली में इतने वरिष्ठ पत्रकार जिनको कॉल एंड शक्दर और संसदीय प्रणाली के नियमों की जानकारी हो, तो उसमें उमाकांत जी लखेड़ा का नाम अग्रसर है। तो आज हमने अनुरोध किया है लखेड़ा जी को कि ओम बिरला साहब, जो कि भाजपा के निष्ठावंत स्पीकर के नाते बिहेव कर रहे थे, ऑपोजिशन को बोलने से मना कर रहे थे, ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे थे, उनके खिलाफ तो प्रस्ताव आया और मेरे ख्याल से अभी 9 मार्च से शुरू होगा जो संसद का अधिवेशन, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा, उसमें उस पर चर्चा होगी। तब तक ये बिरला साहब या तो संसद में एक सदस्य के नाते बैठेंगे या अपने कमरे में बैठकर वो संसद की कार्यवाही सुनेंगे। अब इतना कुछ कम था कि आज ये खबर आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के सेक्रेटरी रहे हैं, उनके निष्ठावंत रहे हैं, और जिस प्रकार से भाजपा की बी टीम बन गई है इलेक्शन कमीशन, तो अब चीफ इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर से जो जुमले किए हैं, जिस प्रकार से भाजपा को जिताने का संकल्प किया है, तो ऑपोजिशन लीडर्स ने उनके खिलाफ भी एक प्रस्ताव लाने की ठानी है। और इस बात पर आज हमने लखेड़ा साहब को अनुरोध किया था और लखेड़ा साहब ने हमारा बहुत शॉर्ट नोटिस पर वो अनुरोध स्वीकार किया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। लखेड़ा साहब, आपका सीधो ने सच में स्वागत है और आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये 2 अविश्वास प्रस्ताव या तो महाअभियोग, इम्पीचमेंट प्रस्ताव वो आएंगे, यानी जिनको लोकतंत्र में रुचि नहीं है, ऐसे लोग, हम उनको गुजराती में बुद्धि ना लठ बोलते हैं, बुद्धि जिनका नहीं है, वो ऐसे प्रस्तावों से वैसे संसद में चर्चा होती है। भले ही वो पराजित हो जाए मगर उस पर बहस होती है। ये बहुत लोकतंत्र में आवश्यक है। तो आप इस पर हमें जरा सुझाएं, बताएं, आपका विश्लेषण प्रस्तुत करें, हमारे दर्शकों को भी आप उनका भी मार्गदर्शन करें। लखेड़ा साहब। जी जी, नमस्कार डॉक्टर हरि देसाई साहब, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार, अभिनंदन। ये जो आपने गुजराती कहावत कही, बुद्धि ना लठ, ये बुद्धि ना दो लठ हो गया। बुद्धि ना दो लठ लगेंगे तो दो लठ एक साथ पड़ेंगे। पहले एक लठ पड़ता था, अब एक लठ मारा, फिर उसके ऊपर दूसरा लठ मारा, तो वो दो लठ मार करके इस सरकार के खिलाफ अपोजिशन ने तैयारी कर ली है। अभी ये सरकार 9 तारीख मार्च तक से पहले ये सरकार अपना आराम कर रही है। 9 तारीख मार्च के बाद इस सरकार का बहुत बड़ा संकट शुरू होने वाला है। ये सरकार पहले ही एपस्टीन में फंसी पड़ी है और इतना बुरी तरह फंसी पड़ी है, उसके बाहर आना इसके लिए मुश्किल है। दूसरा, जब ये सरकार के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ हाउस में 6-7 दिन तक पूरा लॉक जाम रहा, पार्लियामेंट नहीं चला, अपोजिशन पहले हंगामा करता रहा, तृणमूल कांग्रेस ने थोड़ा अपना एक दूरी बना के रखी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये मानती थी कि देखिए, हमको एकदम हाउस को एकदम लॉक जाम नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन का प्रोटेस्ट सही है, हमें पॉलिटिकल टैक्टिक्स अपनानी चाहिए जिससे हाउस चले, बजट सेशन पर चर्चा हो और बजट डिबेट में हम इस सरकार को कॉर्नर करें। और राहुल गांधी ये बात से सहमत थे और राहुल गांधी ने कहा
जब वो ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए आप लोग तय कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बजट सेशन। तो तृणमूल कांग्रेस की जो एडवाइस है वो उसका वेलकम किया राहुल गांधी ने कि ठीक है, आप लेट द डिबेट हैपन ऑन बजट। तो वो बजट पर डिबेट शुरू हो गई। तो तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा भाई आप लोग क्या, पार्लियामेंट में था मैं उस दिन, तो मैंने कहा भाई क्या आप लोगों का क्या है, ये आप लोग इनके अपोजिशन के साथ नहीं है बिरला के सवाल पर? कह रहे जी हम साथ में हैं, ऐसा नहीं है कि हम साथ नहीं है, लेकिन हम ये इसको इमेच्योरिटी मानते हैं कि लगातार आप परमानेंट, लोकसभा स्पीकर ने जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया, उस पर परमानेंट हम जाम बनाए पार्लियामेंट को, हाउस नहीं चलने दे, उसके लिए ये ज्यादा दिन तक ठीक नहीं है। हमें ये करना है कि इस सरकार को कॉर्नर करने के लिए ऐसा सिचुएशन रखना है कि डिबेट भी हो जाए और एक एक इश्यू करके हम इस सरकार को किनारा लगाएं। तो वो सुझाव मान लिया और फिर हुआ, और वो अच्छा ही हुआ। आप ये बताइए ना कि अगर हाउस में हंगामा होता तो एक ही खबर छपती कि हाउस में हंगामा, हाउस नहीं चला। अब हाउस चला तो राहुल गांधी ने इस सरकार का इलाज कर दिया अच्छे से, बिरला का भी, जो लोग थे उनका भी इलाज हो गया, बिरला के खिलाफ महाभियोग भी आ गया, एपेस्टीन पे भी एक्सपोज कर दिया, आप आर्मी चीफ नरवणे की किताब पर भी एक्सपोज कर दिया, और ये सरकार को अल्टीमेटली राहुल गांधी के सामने नतमस्तक होना पड़ा, सर झुकाना पड़ा, क्योंकि सरकार का क्रेडिबिलिटी लगातार खत्म हो गया। तो ये टैक्टिस ठीक रहा। अब क्या हुआ कि जो आखिरी दिन मैं बता रहा हूं आपको कि जब ये आखिरी दिन समझौता हुआ लंच के बाद पिछले हफ्ते, आई थिंक इट वाज थर्सडे को डिस्कशन सब हुआ। अब क्या हुआ कि जो समाजवादी पार्टी है, टीएमसी, ये लोग नहीं जा गए, वेल में नहीं गए, ये लोग अपनी सीट पे बैठे हुए थे। उसके बाद जब प्रैक्टिस हुई, सारी चीजें हुई, तो अपोजिशन डोमिनेट कर गया बिकॉज ऑफ दी इनका जो टैक्टिस, पॉलिटिकल टैक्टिस की वजह से। पॉलिटिकल टैक्टिस में कई बार क्या होता है कि आपको एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए, आपको धीरे धीरे करके शिकंजा कसना चाहिए, और एक्सट्रीम पोजीशन के जाने के पहले अपने को विड्रॉ कर लो। फिर दूसरा, जैसे पहलवानी में, जूडो कराटे में दांव, जो राहुल गांधी ने हाउस में बताया कि जूडो कराटे में आपको धीरे धीरे करके हाथ पकड़ लेते हैं, तो ऐसी, यस, ग्रिप कर लेते हैं, तो ऐसे ग्रिप इन्होंने अपोजिशन ने पकड़ लिया, और उसी का नतीजा ये हुआ कि ये सारी चीजें हो रही है। तो मैं इस बात को बहुत अच्छा मानता हूं कि अपोजिशन ने यूनिटी हो गई है। जो ये कह रहे थे, सरकार इस बात से बड़ी खुश थे कि अपोजिशन डिवाइडेड है, तो देखिए बिरला के खिलाफ भी आ गया। एंड एसआईआर तो सबका इश्यू है, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें शरद पवार भी है, उसमें उद्धव ठाकरे भी है, उसमें आरजेडी भी है, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टी, क्योंकि डीएमके भी है। तो ये क्योंकि डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लेटफॉर्म है एसआईआर, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम काट दो। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो अच्छा हुआ, दोनों बातें दोनों एक साथ आ गए, ये बहुत बड़ी बात है जी। सर, ये प्रस्ताव आएंगे और उस पर अलग से चर्चा होगी, मतलब प्रस्ताव को रखना है, महाभियोग प्रस्ताव चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तो वो कितने स्ट्रेंथ चाहिए? मेरे ख्याल से 100 एमपीज को वो साइन करना चाहिए, जैसे बिरला के खिलाफ तो 118 का हो गया था। जी, मैं उसका असर प्रोसेस वाले जुट जाएंगे। जी, उसकी एक बहुत वेरी सिंपल प्रक्रिया है उसकी। इम्पीचमेंट, महाभियोग इक्वल टू रिमूवल, एक ही चीज है। आप अगर इम्पीचमेंट मोशन पास हो गया तो इट इज ए विंडो फॉर रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, आइदर इट इज ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आइदर इट इज ए लोकसभा स्पीकर। तो ये उनको पद से हटाने का होता है, इसका नेट सेल में ये है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि इम्पीचमेंट लेके आए, महाभियोग लेके आए, और महाभियोग पास हो गया और उसके बाद आदमी उसी कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो इट इज फॉर रिमूवल। तो इन दोनों को रिमूव करना, इनका जो वर्तमान पोस्ट है उससे इनको रिमूव करना।
और इस सरकार का बेशर्मी देखिए कि डेमोक्रेसी के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक तो इलेक्शन कंडक्ट करती है, और इलेक्शन कंडक्ट करके जो लोग जीत के आते हैं वो लोकसभा में पहुंचते हैं। वहां भी नाइंसाफी डेमोक्रेसी के साथ हो रही है, अपोजिशन के साथ हो रही है। और इलेक्शन कमीशन जैसे वो होता है ना, इलेक्शन कमीशन एक फर्मेंटेशन होता है कि ये मशीन यहाँ से भेजती है, माल को उधर भेजती है, और वहां भी गर्दा मचा हुआ है। एक जहां माल जो जो फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने वाली मशीन है डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जो फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, वो फिनिश प्रोडक्ट दे रही है पार्लियामेंट को, लोकसभा को। तो दोनों जगह ही भांग पड़ा हुआ है। भांग भांग तो समझते हैं ना आपके गुजरात के लोग, दोनों जगह भांग पड़ा हुआ है। तो दोनों जगह ये इम्पीचमेंट आना ये असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है इंडियन डेमोक्रेसी में। और उसके अलावा जो बाहर हो रहा है, जो एपिस्टीन फाइल्स में हो रहा है, जो नाम हो रहा है विश्वगुरु, उसमें छाए हुए हैं, विश्वगुरु छाए हुए हैं एपिस्टीन फाइल्स में। ये रिपोर्ट आ रही है, उनके भी कई जगह नाम है, उनके चेलों के नाम है, जो उनके लिए काम कर रहे थे उनके नाम है। तो ये जो चारों तरफ से इनसर्कल हो गए मोदी, उसका जो मशीन है, अब इनके लिए बचना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। और डिस्कशन होगा, डिस्कशन में 50 एमपी सिग्नेचर करते हैं, एंड उसका प्रोसेस ये है कि 50 एमपी सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर करके हाउस के अंदर लोकसभा जो महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, उसके ऑफिस में देते हैं। क्योंकि लोकसभा स्पीकर तो आ नहीं रहे, और डिप्टी स्पीकर इन्होंने बनाया नहीं। मतलब डिप्टी स्पीकर इसलिए नहीं बनाया कि डिप्टी स्पीकर कांग्रेस को मिलना था, मेन अपोजिशन पार्टी है। तो कांग्रेस को साथ तो डेमोक्रेटिक बिहेवियर करना नहीं है, तो बनाओ मत। तो डिप्टी स्पीकर है तो लोग स्पीकर सेक्रेटरी जनरल का दफ्तर में देते हैं, और जिन लोगों ने जो प्रपोजल दिया है वो लोग खड़े होते हैं, खड़े होकर के उनका नाम एड्रेस किया जाता है, पुकारा जाता है, ए बी सी डी जो भी नाम है, वो अपना सीट से खड़े होंगे, और फिर सारे लोग खड़े होंगे, फिर वो हाथ खड़ा करेंगे कि हमने इम्पीचमेंट मोशन दिया है। इसमें यह भी होता है कि जब आप एप्लीकेशन देने जाते हैं सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में, तो आप टेस्टिमोनी देते हैं। एक व्यक्ति जो पहला सिग्नेचर किया है, सेकंड पर्सन जो दूसरा सिग्नेचर किया है, उन दोनों को इन पर्सन, ये नहीं कि किसी आदमी को बोल दिया कि तुम उधर जा रहे हो स्पीकर के ऑफिस के तरफ ही चिट्ठी वहां दे देना। नो, द कंप्लेनेंट, द पटिशनर ऑफ द प्रपोजल ऑफ द मोशन शुड पर्सनली गो देयर, एटलीस्ट 2 फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद लोग सिग्नेचर करके वहां दे देंगे। जी, इतना ही है सर। इसमें जैसे जो पार्टियां भाजपा को या मोदी को समर्थन कर रही है, जैसे एसआईआर, तो चंद्रबाबू नायडू को भी परेशान कर सकता है। तो चंद्रबाबू नायडू की भूमिका क्या रह सकती है? आपके तो काफी अच्छे संबंध रहे हैं उनसे। मैं आपको बता दूं कि एसआईआर अभी जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें आंध्र प्रदेश में 15 सीटों पर बेमानी करके जीते। इलेक्शन कमीशन के थ्रू 15 सीटों पर, जो आपने देखा होगा कि ये पता लगा कि दे हैव स्टोलन अराउंड 90 सीट, 89 to 90 सीट लोकसभा में गड़बड़ी करके जीते हैं। ये जो अभी है 18th लोकसभा, उसमें 15 सीट आंध्र प्रदेश की है। तो चंद्रबाबू को भी तो लूट का जो माल है वो तो चंद्रबाबू को भी मिला है। तो चंद्रबाबू जो लूट का माल अपने घर में रखे हुए हैं, तो वो कह देगा कि नहीं 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 आप पूरा इंक्वायरी कराओ और अरेस्ट करो। अरे चंद्रबाबू नायडू का तो इंक्वायरी होगा तो उसका एमपी जो 15 लोग जो चोरी करके जीते हुए हैं वो भी तो लपेटे में आएंगे। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू से ये उम्मीद बंद कर दी। बिल्कुल नहीं, चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं करने वाला है। नीतीश कुमार हैज नथिंग टू डू। इसका अभी कोई गौन केस है, नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि देखिए उनको पैसा मिल रहा है, अब रुपया मिल रहा है, उनको सरकार चलानी है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, अपोजिशन है नहीं, और उनको अभी अपना 5 साल पूरा करना है। और इसलिए बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू अपने को बहुत बड़ा सेकुलर मानता है। बीजेपी के साथ क्यों गया हुआ? क्यों? अमरावती के लिए पैसा मिल रहा है, वाटर प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिल रहा है,
तमाम रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल रहा है, रिजर्व बैंक से पैसा मिल रहा है, आईएमएफ से पैसा मिल रहा है विद रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो क्यों पागल है क्या वो? अभी उसको 3 साल 3 साल 3.25 साल सरकार चलाना है। इज ए वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। वो और जब अपने तक ये बेटे को फिनिश नहीं सीएम हो, बनाना है, अपने बेटे को ये सीएम जब बनाना है। ही विल बी लास्ट मैन टू लीव दिस बीजेपी अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए बिग समझौता, बिग सौदेबाजी। वो मोदी अभी सरकार इतना बड़ा कमजोर गवर्नमेंट है। आप ये बताइए ना, मोदी जैसा कमजोर गवर्नमेंट को चंद्रबाबू नायडू डील कर रहे हैं, निकाल उसको ब्लैकमेल करके पैसा ले रहे हैं, क्या दिक्कत है उसको? ही इज हैप्पी, तो ही विल नॉट रिमूव। उसका 15 एमपी तो उसका भी चोरी करके जीते हुए, एमएलए विधानसभा में चोरी करके एमएलए जीते हुए, कैसे करके करेगा वो? ही इज विद बीजेपी और बीजेपी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ये सर, एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा। केरल में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, जी आसाम में भी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। मोदी जी हर जगह पर जा रहे हैं और मेरे ख्याल से लखलूट खर्च कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जो एनसी है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वहां पर वैसे पपेट चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि इन्होंने उसको अधिकार तो दिए नहीं है। तो जी नेशनल कॉन्फ्रेंस और केरल का सीपीएम और उनके मोर्चे का लेफ्ट फ्रंट का यूडीएफ और लेफ्ट फ्रंट दोनों ये बात हो, कांग्रेस के नेतृत्व वाला वहां यूडीएफ है और जी एलडीएफ सर। ये है। तो एलडीएफ की भूमिका और एनसी की भूमिका क्या रहेगी? किसमें आप इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं उसमें? जी 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 देखिए देखिए, एलडीएफ टोटल वोट करेगा अपोजिशन के साथ। जो सीपीएम सीपीआई के जो एमपी हैं, मुझे लग रहा है 4-5 एमपी हैं लोकसभा, जी तो वो सारे के सारे वोट करेंगे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट करेंगे, एसआईआर के खिलाफ वोट करेंगे, एंड दूसरा वो वोट करेंगे ये अपना बिरला के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि जी उनका भाई अभी केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज है। बीजेपी तो पुअर है, वहां पर बहुत पुअर है, तो वहां तो कोई झगड़ा है नहीं, वहां दोनों में झगड़ा है। या तो सीपीएम लेफ्ट को वोट करो, एलडीएफ को, या यूडीएफ को करो। अभी एलडीएफ है वहां पर 10 साल से, अभी एलडीएफ का हालत खराब है। अभी कांग्रेस जो है वो पावर में आने का चांस है। तो मेरा ये कहना है कि कुछ भी हो, लेफ्ट पार्टीज का एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है, वो वाइडर अपोजिशन यूनिटी के लिए साथ में होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो गुंडागर्दी चल रहा है, ज्ञानेश कुमार का जो गुंडागर्दी चल रहा है, उसके खिलाफ भी लेफ्ट पार्टी सपोर्ट तो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे सपोर्ट? वो फिनिश हो जाएंगे जो बचा हुआ है, तो वो हारेंगे या जीतेंगे। इश्यू ये नहीं, इश्यू ये है कि डेमोक्रेसी को खतरा है, एंड लेफ्ट पार्टीज ये समझती है इस बात को कि अपने मतभेद होंगे, लेकिन वो भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और इधर ओम बिरला की जो तानाशाही चल रही है उनकी लीडरशिप में, बीजेपी जैसे कर रही है, वो बीजेपी की तानाशाही है। वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कर रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए कर रहा है, तो बीजेपी का जी तानाशाही है। तो बीजेपी के तानाशाही से लोकसभा स्पीकर मजबूर है कि जो वो कह रहे हैं उनके प्रेशर में आकर के लोकसभा स्पीकर, वो जो हुआ था ना बात कि मोदी जी का को घर हाउस में नहीं आना चाहिए, उनको ये खतरा पैदा हो सकता है, ये काटेंगे, कैसे हो महिलाएं सकता काटेंगे। है? जी 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 जी, तो सर यही है सर। सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और ये दोनों महाअभियोग के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, विश्लेषण किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं आपको एक और मसला जाते जाते बता दूं कि केरल में केवल एक ही कारपोरेशन जीते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी वाले, तिरुवनंतपुरम का, यस और उसका सेलिब्रेशन गुजरात में भी हो रहा है। वहां विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है, मगर यहाँ पर कल मुख्यमंत्री सहित सब लोग है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे तो अजीब लग रहा है कि ये क्या पार्टी है, यानी। और मोदी जी तो कांग्रेस को गाली देने से बाज नहीं आते। कल असम में हिमंता बिस्वा शर्मा उनके बगल में बैठा है, खड़ा है, बैठा है,
जो कांग्रेस में 15 साल तक तरुण गोगोई की मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर था और सबसे भ्रष्ट मिनिस्टर था, ऐसी पत्रिकाएं इन्होंने छापी थी भाजपा ने, वहां कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। अजीब बात है। मेरे ख्याल से मैंने अब गुजरात, इनका ढलान, जी जी ये ढलान पर है, ऐसा तो लग ही रहा है। जी जी, सर गुजरात आप की हमारे बात साथ आपने की जुड़िए। है। जी 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 जी, गुजरात जी, की सर आपने बात किया है। गुजरात में जब जब वो कौन सा सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नरेंद्र कर दिया, मोदी स्टेडियम कर दिया। और हाँ कर दिया, और उसमें अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, वही तो लगाया। तो इनको तो इवेंट मैनेजमेंट करना है, इनको कोई देश से कोई मतलब नहीं है, इनको गुजरात से भी मतलब नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट से मतलब है कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया और ट्रंप ने इनकी मिट्टी खराब कर दी। मिट्टी यही है। मिट्टी। वहां भी वहां भी गुजरात में ये जो जश्न मना रहे हैं केरल को लेकर के, तो उसका मिट्टी कहीं ना कहीं खराब होगी इनकी, आज नहीं तो कल होगी। जी जी जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।